नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को-होस्ट साइमा सिद्दीकी। हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 20 रमज़ानुल मुबारक की शब लग चुकी है और 19 रमज़ानुल मुबारक को मलऊन बदबख्त खारजी इब्न मुलजिम ने मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ख्मी किया और ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए 21 रमज़ानुल मुबारक को जाम शहादत नोश फरमाया। कौन मौला अली? वो मौला अली के जिन्होंने सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल किया, जिनके लिए खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। वो मौला अली के जो कि जन्नतों के सरदार हसनैन करीमैन के वालिद हैं। वो मौला अली जो कि शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके दराजात बुलंद फरमाए और उनके सदक़े से हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से साइमा? बिल्कुल, आपने हकीकत बात की और मौला अली का फरमान भी कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो कि जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। वाह वाह। और ये एक हकीकत बात है कि जब उनकी अगर बात की जाए ना तो दिल एक लरस सा भी जाता है कि क्या हम इस काबिल बन गए कि उनकी बात कर सकें, जो उनका जलाल, जो उनका तमाम, लेकिन क्या अल्लाह ताला भी ये चुनाव करता है। बिल्कुल ऐसे। और हकीकत बात है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं अल्लाह ताला कबूल व मंजूर अता इसी खूबसूरत बात के साथ चलते हैं मेहमानों के तारुफ की जानिब। पहली मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, जनाब मिर्ज़ा इंतखाब आलम जो कि चेयरमैन है पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़ान रसूल सैयद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दाएं जानिब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, आप सीनियर रहनुमा पीपल्स यूथ पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ, जनाब बिलावल ऐवान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद। और आपके साथ मौजूद है सना ख़ान रसूल गुलाम साद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और सैयद अदनान साहब, आपसे गुजारिश करूंगा, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमदे बारी ताला पेश कीजिए। सहर होते ही तारों से वो ताकत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से क़यादत छीन लेता है। सहर होते ही तारों से वो ताकत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से क़यादत छीन लेता है। उसे हर हाल में तुम याद रखो ये लाजिम है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। और जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, जिसे तो पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। और कमाल का शेर, हाँ कभी कुआं
کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا غلام سعد قادری سے کہ نذران عقیدت پیش کریں۔ کہ مولا علی سے نسبت ہے تو چاہوں گا کہ منقبت مولا علی پیش کروں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے تو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے تو نظارہ علی کا ہے۔ اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ اور مرحب دو نیم گئے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم گئے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے غلام سعد قادری، اور دوران پروگرام ہمیں ایک بہت ہی بڑی شخصیت نے جوائن کیا ہے، اور پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ ڈپٹی انفارمیشن سے سیکریٹری وومن ونگ اور ممبر RCC بلاول ہاؤس، اور بہت ہی خوش گفتار اور خوش لہجہ، خوش شکل میری بہن انیل انصاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں دی آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ میں ٹھیک الحمدللہ، ماشاءاللہ سے سیٹ آپ کا جگمگا رہا ہے۔ آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو جگمگا جاتا ہے، اور چار چاند لگ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ میں ٹھیک الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ مولا علی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں بہت عظیم بنایا، کعبے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی جب ان کی والدہ محترمہ طواف کر رہی تھی، اور آج بھی وہ جگہ ہے رکن یمانی جو کہلاتی ہے، تو وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، تو حضرت علی کا مقام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا اونچا رکھا، اور ان کو اسی طرح بہادری سے نوازا۔ ان کی تلوار جو تھی وہ لوگوں کے لیے ایک
बड़ा दहशत का जो है वो थी, इबादत गुजार, अल्लाह के नबी के अहम साथी, अल्लाह के नबी के जो हैं वो उनकी लख्ते जिगर के जो हैं वो शौहर नामदार, अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत उनकी फजीलत है और हम उनको जो है वो बहुत मोहब्बत करते हैं। उनका अपना एक मकाम है और एक ख़ास, आप ये देखें कि जो सबसे एक बात मुझे नज़र आती है कि 21वीं शब से आपकी लैलतुल कदरें या रातें शुरू हो रही, तो अल्लाह ताला ने उनको वो एक अहम मकाम दिया। जब फजीलत वाली रातें जो हैं वो शुरू हो रही हैं तो उनकी तारीफ लफ्ज़ों में कहना तो पूरी नहीं हो सकती। बस ये कि हज़रत अली का अपना, हज़रत अली को मौला कुशा भी कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको एक अहम मुकाम दिया और रहती दुनिया तक उनका अहम मुकाम रहेगा। बिल्कुल, कोई शक नहीं। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप चेयरमैन हैं पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेक्शन पेशेंट सोसाइटी है ये क्या है, इस हवाले से कुछ नाज़रीन को बताना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी गुज़िश्ता 30 साल से शहर कराची में पुअर पेशेंट्स के हवाले से काम कर रही है माशाअल्लाह। और हमने जनाब उस वक्त ये NGO रजिस्टर्ड कराई थी जब इस शहर कराची में 1000 भी NGOs नहीं होती थी। हमने जब काम शुरू किया तो ओझा TB सैनिटोरियम से काम शुरू किया था, जहाँ TB और MDR के पेशेंट होते थे और उस ज़माने में TB का इलाज नहीं होता था, तो लोग जाते हुए डरते थे TB के पेशेंट्स के पास के TB ना लग जाए, और इसीलिए वो शहर से दूर बनाया जाता था। ओझा TB सैनिटोरियम जो बनाया गया था ताकि लोगों को ये TB ना लग सके। और जब मैं वहाँ विजिट करता था, जब शुरू में जब मेरे साथ कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट भी जाते थे, तो वहाँ एक्चुअली जो है ना उस ज़माने में 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेडिसिन का बड़ा इशू होता था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है ना पेशेंट्स के बेड तक मेडिसिन पहुँचाना शुरू की, उनको जनाब वाला अपना हाई प्रोटीन की जो खुराक जो उनको ज़रूरत होती थी वो हम पहुँचाते थे। तो वहाँ से ये जर्नी हमारी शुरू हुई थी। उसके बाद जनाब क्या नाम है, हमने जनाब ये अपना 2 फ्री ड्रग बैंक बनाए। अब फ्री ड्रग बैंक उस ज़माने में तो आपको पता वो इकनॉमी की सूरत हाल इतनी अच्छी तो नहीं थी ना, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, बहुत सादा सी ज़िंदगी होती थी। तो हमने ये देखा, जब क्योंकि मेरा ब्रॉटअप जो है एक ऐसे इलाके से था, मलीर से था, तो मैं देखता था कि डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देता था लेकिन दवा नहीं ले सकते थे लोग। इसी तरह मैं मेमन गोट रूरल हेल्थ सेंटर वगैरह भी जाता रहता था, वहाँ भी यही इशू होता था मेडिसिन का। तो हमने उस ज़माने में फ्री ड्रग बैंक बनाया और फ्री ड्रग बैंक बना के हम मुख्तलिफ कॉलेज में, कराची के जो रिनोन कॉलेजेस हैं, हम वहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करते थे और वहाँ जाके जनाब यूज मेडिसिन कलेक्ट करते थे बिफोर एक्सपायरी, और उन बच्चियों को जनाब अल्लाह एप्रिसिएशन के तौर पे फिर अवार्ड वगैरह देते थे। तो ये जो मुहिम थी ना उस ज़माने में, आपको पता है ना कोई TV चैनल नहीं होते थे इतने, ना सोशल मीडिया होता था, यही हमारा जो ना मैसेज कम्युनिकेट करने का जरिया होता था। हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में फ्री ब्लड ग्रुपिंग करते थे और इस तरह बच्चों को उनका ब्लड ग्रुप भी पता चल जाता था, वो मेडिसिन भी ले आते थे। वो हम जनाब अल्लाह अपने फ्री ड्रग बैंक में रखते थे और साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो भी हम इन शेप ऑफ मेडिसिन डोनेशन भी दिया करती थी। तो वो हमारा सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2 मेडिकल सेंटर रन कर रहे हैं। एक तो 20-22 साल पुराना है मलीर में और दूसरा हमारा गुलशन इकबाल में फारिया चौक के पास है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद सैकड़ों मेडिकल कैंप किए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे अवेयरनेस सेमिनार किए। सब सन 2000 में आपको याद होगा जब हेपेटाइटिस के खिलाफ हमने वॉक की, तो उस ज़माने में सिर्फ एक TV चैनल होता था, PTV और STN। उसने कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया था क्योंकि वो हेपेटाइटिस शुरू में आया था। और उस वक्त सिर्फ एक वैक्सीन होती थी एंजरेक्स B, वो एक ही कंपनी के पास होती थी, फार्मा के पास। हमने उससे रिक्वेस्ट करके मलीर जैसे इलाके में कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो वो पहले तो हंसा करने का, यार मलीर में जो है ना 350-250 रुपए की कौन वैक्सीन लगाएगा। ये बात आ रहा हूँ मैं आपको सन 2000 की। और सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से लेके AO क्लिनिक तक हमने जनाब वॉक की और उसमें यही बताया कि इसका जो इलाज है सिर्फ वैक्सीन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन कराएं लोग। तो हमने इसी को यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने मलीर में कैंप लगाया। अच्छा, उसके तीन सेशन होते थे। फर्स्ट सेशन फिर 1 महीने बाद, दूसरा फिर तीसरा जो 1 महीने बाद, फिर बूस्टर होती थी 5 ईयर्स से बाद। तो जब हमने वहाँ पहला कैंप लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उस जमाने में तो आपको पता सोशल मीडिया नहीं था, मैंने बताया। तो हम हैंडबिल्स के जरिए, बैनर्स के जरिए, मसाजिद से ऐलान करके हमने 400 अफराद की वैक्सीनेशन कराई, ठीक है ना। जब हमने सेकंड डोज के लिए उन 400 अफराद को कॉल किया तो मजीद 150-200 अफराद मजीद आ गए। इस तरह ये एक सिलसिला चलता रहा, वैक्सीनेशन हम लोगों की कराते रहे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, तो उस वक्त बड़े नॉमिनल चार्जेस होते थे, उस हिसाब से कंपनी नाम कोई नहीं दिया। उसके बाद तो फिर हैपावैक्स और ये EPI प्रोग्राम में भी शामिल हो गए, फिर माशाल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। तो इसके साथ साथ जनाब हमने ऑर्फनेज के पास भी हमारा जाना होता है। आज भी मैडम मेरे साथ थी ऑर्फन
हाउस में हम गए थे, शांति नगर में। ये सिलसिला भी चलता रहता है, मेडिकल लोगों के पास जाके उनकी सेहत का मालूमात करना, इयादत करना, क्योंकि हम जिस ज़माने में जब जाते थे ना वहाँ पर, तो मेरे साथ होती थी मोहतरमा शमीम काज़मी साहिबा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज हमारे दरमियान नहीं है। तो वो कहती थी इंतखाब अगर कुछ भी नहीं हुआ करे ना, तो तुम ऐसी जाके ना वहाँ पर इन पेशेंट को कहानियाँ सुना दिया करो अच्छी सी, क्योंकि वो बड़े खुश होते थे। और मेरा 25 साल से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है, बहुत सारे रिनोन लोग मेरे साथ जाते रहे वहाँ पर। ईद के दूसरे दिन मैं जाता हूँ हमेशा, तो वहाँ जाके जनाब जो खुशी मिलती है और जो वहाँ ये भी तो एक मेडिसिन है ना, जो आप उनसे बात कर रहे हैं या कुछ है, तो आपकी आवाज या आपका अंदाज या आपकी खुशगुलू जो होता है Exactly. ये पेशेंट को और नई जिंदगी की वहाँ जाने के बाद जनाब बहुत खुशी महसूस होती थी। उनके दरमियान हम टाइम स्पेंड करते थे, कुछ एंटरटेन करते थे, ईदी भी तकसीम करते थे, फ्रूट भी तकसीम करते थे। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से ये सिलसिला है। अच्छा मिर्जा साहब, अगर कहानियां सुनानी हो तो साइमा को ले जाइएगा, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है ये, ऐसी ऐसी कहानियां बनाती है। मेरी नॉलेज में बिल्कुल, आज इसलिए लेट हो गई, ट्रैफिक जाम था, एक रोजाना नई से नई आपको कहानी सुनने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ना इससे आपको एक नई जिंदगी मिलती है ना, एक नई तरफ आते हैं। बिल्कुल मेरी नॉलेज में इजाफा किया, इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन आप अच्छा चलते हैं बिलाल रहमान साहब की जानिब। जी बिल्कुल सर, आपसे सवालात करती हूँ। आपने पार्टी कब ज्वाइन की? मैंने स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में DHA डिग्री कॉलेज में 2006 ज्वाइन किया। तब DHA में होता ही नहीं थी कॉलेजेस में अच्छा। पार्टी वगैरह कुछ, उस ज़माने से हमने PSF की वहाँ पे बुनियाद रखी। तो DHA डिग्री कॉलेज में पहला मैं स्टूडेंट था जो PSF का वहाँ पे नाम लिया। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी। अच्छा इतनी सारी पार्टीज थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही क्यों ज्वाइन की, क्या वजह थी? वजह ये थी कि उस ज़माने में जब मैंने देखा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारी पार्टियां थी, मैं ये देख रहा था कि इस पार्टी में वायलेंस कम है। आपको पता है शहर में जगह जगह लड़ाई झगड़े, कराची के जो हालात रहे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की, वायलेंस की मुखालफत की, ये मेन रीज़न था। और हमेशा लोगों को नौकरियाँ दी, उनका विज़न उस टाइम मोहतरमा का जो था। उसके बाद फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे कायद आसिफ जरदारी के नक्शे कदम पे चलते हुए जैसे वो विजन लेके चले, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ठीक, अच्छा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा साइमा, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद, और प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है नातिया मुकाबले, सरकार की नाते वाह भाई वाह का। जी साइमा जी, हमारे साथ यहाँ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। रेयान इमरान हमारे साथ यहाँ हैं। बेटा प्लीज कलाम पेश कीजिएगा। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकाबले के मुंसिफ कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप, खैरियत से हैं? आप हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और इसी के साथ मुकाबले की आज की दूसरी शरीक खतीजा तनवीर से गुजारिश करूंगा कि नात शरीफ पेश करें। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, परे
कंटेस्टेंट हैं यहाँ, हादिया नवेद। जी हादिया शुरू कीजिए। ए ख़त्म रसूल मक्के मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल औसाफ तो सब ले पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्के मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज सबका और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दी। जी क्या कहना चाहेंगे इन तीनों के हवाले से अगर बात की जाए? अपने अपने तौर पे सबने कोशिश है की। तीनों ने, और इसमें जो है आज के जो है मुकाबले में सबसे बेहतर जो है वो हादिया, सॉरी खतीजा जो थी, खतीजा जो सेकंड second नंबर, number, second number पे। हाँ। खतीजा आपको बेहतर। बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको अशरफ अहमद साहब की जानिब से शील्ड पेश की जाएगी, और बाकी लोगों के साथ नेल्सन पेंट वालों के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ कारी साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली, फर्द ऐसिया मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली, वो अता पर अता करने वाले, और हम भी नहीं टलने वाले, वो अता पर अता करने वाले, और हम भी नहीं टलने वाले, जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली, फर्दे सिया मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। करे अल्लाह आपको सलामत रखे। अनिल अंसारी साहब आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से 2025 और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है, एआई का ज़माना है, रोबोट्स का ज़माना है, और पड़ोसी मुल्क चांद पे जाने की बातें कर रहा है। इतनी जदीदियत के होते हुए भी हमारे सिंध में कारोकारी के नाम पर कत्ल कर देना, और पसंद की शादी के नाम पर कत्ल की धमकी देना, कत्ल कर देना, क्या कहना चाहेंगे इस हिसाब? ये एक ऐसा इशू है जिसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक माइंड सेट है। बहुत से अभी भी इतनी तालीम का रुझान बढ़ जाना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सोसाइटी हैं अब हम,
اس کے باوجود جو پرانے لوگ ہیں یا کچھ ایسے طبقے ہیں یا ایسی آپ کہیں کہ کاسٹ ہیں جو کچھ خاص علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. بے شک وہ اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اچھی نوکریاں بھی کراتے ہیں، پر جب وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے یا کر لیتی ہے تو اس وقت ان کا دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان چاہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. جب عزت کو آپ نیگیٹو سینس میں لے لینا، عزت دینے سے آپ کی عزت بڑھتی ہے، پر اگر آپ اس کو ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے اندر لے لیں تو وہ پھر جو ہے مسائل پیدا کرتی ہے. یہ کاروکاری کا دیکھیں، آج سے اگر ہم 25 سال پہلے کی بات کریں، کیونکہ مجھے خود بھی ہیومن رائٹس کے اندر رہتے ہوئے تقریباً 25 ایئرز ہو گئے، تو اس وقت جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی اور خاص طور پہ جو خواتین کی کنڈیشنز تھیں وہ بہت بری تھیں. رورل ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں کاروکاری، آنر کلنگ تو بالکل ان کا ایک ڈیلی روٹین یا نارمل ایک بیہیویئر ہوتا تھا کہ بھائی مار کر آ گئے. بے شک وہ اس کرائم میں انوالو تھے یا نہیں تھے، بہانے سے اس نے اپنی شادی کر لی، کوئی عورت کسی آدمی سے بات کر رہی ہے، تو ان ایشوز کے اوپر اس وقت جو ہے کافی کم ہے. پر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مائنڈ سیٹ کو نہ چینج کر سکیں، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ملک کے حالات بھی دیکھتے ہیں کہ صفایا کر دیا گیا، کتنے جو ہے وہ بڑے بڑے آپریشنز ہوئے، پھر آ کے ہم دوبارہ 2025 میں وہیں دہشت گردی کا ہم نشانہ بنے ہوئے، ہم وکٹمائز ہیں. اسی طرح آنر کلنگ ہو، ڈومیسٹک وائلنس ہو، ہیومن رائٹس سے متعلق جتنی چیزیں وہ اپنے دور میں رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کمی آتی ہے، بٹ وہ اپنی روٹس ود ان دا سوسائٹی کر چکے ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. دیکھیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کرتی ہیں، پر جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں نا، وہ بس انہوں نے ڈرا دیا ہے، نہیں جی قبر کی پہلی رات بہت اندھیری ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کوڑے ہیں اور جہنم ہے. یہ نہیں، آپ بتائیں کہ قرآن میں سورہ نساء ہے جو عورتوں کے لیے، عورتوں کے مسائل کے لیے، آپ اس کے اکارڈنگلی ان کے طلاق، خلا، پسند کی شادی. اب تو ہمارے سندھ ہائی کورٹ نے ان خواتین کو بھی جو ہے وہ انہیریٹنس کا رائٹ دے دیا ہے جو اگر والد کی زندگی میں کسی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو اس کا انہیریٹنس نہیں ملتا تھا شیئر. اب انہوں نے کہا ڈیورسی جو ہیں خواتین، ان کو بھی باپ کی پینشن سے بھی پیسہ ملے گا. تو دیکھیں اتنے سالوں بعد ریئلائز ہوا کہ یہ عورت کا حق ہے جو قرآن شریف میں پہلے ہی موجود ہیں ساری چیزیں. تو ایسے لوگوں کو میرا جو خیال ہے کہ جو ریلیجیس ہمارے اسکالرز ہیں، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو رہا ہوتا ہے، پر ادر 11 مہینوں میں بھی جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے لیے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تو کام کر رہی ہیں، پر حکومت کا سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے. حکومت کی مدد ضروری ہے، کیونکہ حکومت کی اپنی ایک رٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ادارے ہیں، مشینری ہے، لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو وہ استعمال کر کے اس طرح کے کیسز سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. پر یہ ہیں ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ بھی وکٹمائز ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف شکارپور یا لاڑکانہ یا سندھ کے ریموٹ ایریاز میں نہیں، کراچی جیسے شہر میں، پنجاب کے بھی بڑے شہروں میں اس طرح کے ہم کیسز سنتے ہیں. اب کمی آئی ہے، پر اس کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشنز بھی ہوئی ہیں، امپلیمنٹیشن ضروری ہے، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ادارہ میری اس کیس میں مدد کرے گا. یہ پورا ایک بیک اپ سسٹم ہے. اگر کوئی لڑکی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس نے اپنی پسند سے شادی کری، تو وہ اداروں کی مدد لینی پڑتی ہے. حکومت کے ادارے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس کی پراپر اویئرنیس اور آپ لوگوں کے توسط سے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کی رول، بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے، تو وہ ان اداروں کے بارے میں بتائیں کہ بھائی ہاں عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کم ہونا چاہیے، اور کمی آئی ہے، بٹ وہ ادارے، وہ جگہ، عورت ہو مرد ہو، اس کو اپنے لیگل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور کہاں سے اس کی مدد ہوگی، ان اداروں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے. اچھا، اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے سدباب کے لیے، روک تھام کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم پھر بات کریں گے جو شروع ہوتی ہے بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، جنہوں نے عورت کی سماجی اور معاشی
तरक्की या एम्पावरमेंट के लिए पहले ही सोच रखा था, क्योंकि देखें वो भी एक प्रोसेस से गुजर कर आई, एक स्ट्रगल से गुजर कर आई, तो वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज कर सकती थी और उन्होंने किया कि औरत की जो आज़ादी है, औरत की चाहे माशी हो, समाजी हो, कानूनी हो, वो बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें एक पूरी तारीख है कि ख़वातीन को जजेस लगाना, आपके जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाना, वुमेन बैंक बनाना, लेडी हेल्थ वर्कर्स का करना, लेजिस्लेशन करना, जेल की औरतों के लिए काम करना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से फोकस रही है। इस वक्त अगर हम ऑनर किलिंग, कारोकारी या थ्रेटनिंग, या कोई एक खातून है उसको उन्होंने कहा कि भाई हम आप, शौहर ने कहा मैं आपके ऊपर एसिड फेंक दूंगा, अब उसने अगर किसी और के थ्रू हमारे ही गवर्नमेंट के, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखिए वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो हुकूक निस्वा की वजारत कहलाती है, उन लोगों की एक कंप्लेन सेल भी है जिसमें आप शिकायत करके अपनी शिकायत और उनसे हेल्प ले सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला है। ये एसिड थ्रोइंग का एक केस था, मिनिस्टर साहिबा क्योंकि हमारी पार्टी की साथी होती हैं तो उन्होंने शेयर किया कि भाई शौहर ने कहा और लाया वो, तो उस खातून ने किसी भी तरीके से अपनी पड़ोसन को जो है वो कॉल किया, उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट सेल पे जो सिंध गवर्नमेंट का है उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, उस खातून को उन्होंने रेस्क्यू किया गया थ्रू पुलिस, फिर उसको लाया गया शेल्टर होम में रेफ़र किया गया। तो ये इदारे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को जो है वो मुस्तहकम करने में, चाहे वो थर की आप औरतें देख लें जो डंपर चला रही हैं, चाहे वो हमारी कोहली साहिबा थी जो सेनेटर बनी, बिल्कुल उन्हें जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेके जो है आया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ट्रांसपोर्ट का जो है वो सिस्टम, जो एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अभी आई वर्क विद सिंध की जो है उन्होंने पोर्टल का जो है वो सीएम सिंध ने और चेयरमैन ने जो है वो इफ्तिताह किया है कि जिसमें आप हमारे साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके काम कर सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं। तो ये इदारे हैं, लेजिस्लेशन भी है, मेनली यही है कि पता होना चाहिए और माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे वो अदलिया का माइंड सेट हो। पहले जब मैंने, आप सोचें कि 2000 में स्टार्ट किया था एक शेल्टर होम ही की लीगल ऑफिसर, क्योंकि मेरी लॉ की डिग्री है तो लीगल ऑफिसर में बन के गई, तो हमने ये महसूस किया कि जजेस का ना एक बड़ा वो है माइंडसेट, घर से बाहर औरत निकली है ये ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी कोई मुश्किल मजबूरी के बाद कोई औरत अपने घर से निकलती है तो उनका माइंडसेट, उनकी फैमिली का माइंडसेट और पूरे ओवरऑल माशरे का माइंडसेट, और उन्हें रियलाइज करना ज़रूरी है और सेंसिटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है कि जेंडर जो है वो इक्वल है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को जो है इक्वल राइट्स दिए हुए और लड़की को हक है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सकती है और अपनी, अगर उसे अपना शौहर भी पसंद नहीं है, वो उसको उसकी शक्ल नहीं पसंद, तो वो जाके खुला को अप्लाई कर सकती है। ये राइट्स तो इस्लाम ने दिए, इस्लाम ने दिए हुए। और इसी तरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है उसको दोबारा रेटिफाई किया गया। तो खवातीन के हवाले से जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जमात ने इतनी लेजिस्लेशन या खवातीन को मजबूत किया। बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक पीपल्स पार्टी ने खवातीन के हुकूक के लिए बहुत काम किया और इसी के साथ हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बस में सनागर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बिलाल अवान साहब, आपकी तरफ में आती हूँ। आपके हलके के लिए मुर्तज़ा वहाब ने क्या काम किए हैं, क्या बताना देखें 2014-15 में जब वो पहले सेनेटर थे, 17 के टाइम पे वो पहली दफ़ा आए डिफेंस क्लिफ्टन में, लोग पीपल्स पार्टी को इतना लाइक नहीं करते थे। उनके आने के बाद, और जिसका सबूत ये है कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में हमारे कभी काउंसलर्स नहीं बने थे, और उनके आने के बाद इवन वो उस हल्के से हारे वो इलेक्शंस, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह उन्होंने लोगों की हेल्प की, एक कॉल पे वो लोगों की मौजूद रहते थे। चेयरमैन साहब ने उन्हें एक टास्क दिया हुआ था जिसकी उन्होंने भरपूर लोगों को हर वक्त, दिन हो रात हो, वो मौजूद रहते थे। और जिसका नतीजा ये कि अब क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए तो पहली दफ़ा हमने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट से 4 काउंसलर्स की सीट्स निकाली और एक हमें रिजर्व में मिली, और इस तरीके से हमारी टोटल 5 सीट्स निकली। ये उन्हीं की एक मेहनत थी जब से वो आए, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत लोग रह के जा चुके हैं, लेकिन उनके आने के बाद चीज़ें चेंज हुई। उन्होंने, इवन मैं जहाँ रहता हूँ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के इलाके में, अब आप देखें वहाँ पे आपको रोड बनते हुए नज़र आ रहे हैं, रोडों पे पानी नज़र नहीं आता,
काफ़ी किसी का मसला होता है, कब्रिस्तान का मसला होता है, हर चीज़ में वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, वो इवन के व्हाट्सएप पे एक चीज़ पे हर चीज़ पे मौजूद रहते हैं कि काम करना है। मतलब और उनकी उनकी प्रेजेंटेशन देखते हुए ही उनको मेयर कराची का ओहदा दिया गया, और आप सबके सामने कि जिस तरह बारिशें हुई, चीज़ें हुई, हर चीज़ में उन्होंने शहर को साफ रखा, कचरा उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो रमज़ान में आपकी पार्टी गरीब आवाम के लिए क्या मदद करती है, किस तरीके से? देखें, हमारी पार्टी तो हमेशा ही गरीब आवाम के लिए है, और हमारा स्लोगन ही है रोटी कपड़ा मकान। और हमेशा से नौकरी अगर किसी भी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों को मिली है वो है पीपल्स पार्टी की। तो यही चीज़ देखते हुए अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके अलावा लोगों को जो गरीब लोग हैं प्रिविलेजेस एरिया में, वहाँ पे लोगों को बाकायदा कैश फंडिंग्स दी जा रही है उनके CNIC पे, और उनके लिए काम हो रहे हैं। और कोशिश ये है कि रमज़ान के महीने में जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे सिंध गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए नौकरियां अनाउंस कर रही है यूथ के लिए, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है हमारे तकरीरी मुकाबले के जज हसन मिर्ज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन साहब, खैरियत से? आज आपकी टीम किधर है? टीम मेरी मसरूफ है काफी। ताक़राते का सिलसिला शुरू हो रहा है ना, तो इबादत में मसरूफ है। सेमीफाइनल के लिए उनको रेस्ट दिया गया ताकि अच्छी से तैयारी कर कर आए। अच्छा हसन मिर्ज़ा साहब, आप खुद डिबेटर हैं, माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं ये आपका तकरीरी सिलसिला कब से शुरू हुआ, ये जो आपकी मुकम्मल जो एक जर्नी है, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये सिलसिला 2016 के अंदर शुरू हुआ था, जब मैं कॉलेज लेवल के ऊपर था, और उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और मैं पहला स्पीकर था कराची यूनिवर्सिटी का कि जिसने एक मुकाबला होता है जिना का पाकिस्तान के नाम से, स्पीक फॉर हुसैन। तो मैं पहली दफ़ा उस मुकाबले में शरीक हुआ, तो मुझे इतनी भी 2016 में तहजीब नहीं थी कि मैं जो है वो किस तरह की ड्रेसिंग करके मुकाबले के लिए जाऊँ। मैं टी-शर्ट में तकरीर करने के लिए चला गया था, और वहाँ पे फिर जजेस ने मुझे इस बात को समझाया, और वो मुकाबले से मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गया। तो मैं काफ़ी रोया। उसके बाद फिर मुझे जजेस ने समझाया, जी बिल्कुल, उसके बाद जजेस ने मुझे समझाया। मैंने उसी दिन तहिया किया इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को अगले साल मैंने जीतना है, और 1 साल की मेहनत के बाद उस प्रोग्राम को जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद स्पीकर हूँ कि जिसने इंटरनेशनल जो टूर्स हैं वो डिबेट की बुनियाद के ऊपर किए हैं, और कराची यूनिवर्सिटी से 2 मरतबा गोल्ड मेडल जो है वो लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 नेशनल टाइटल्स हैं, और 40 से ज़्यादा ऑल सिंध और 50 से ज़्यादा ऑल कराची मुकाबले जो है मैंने अपने नाम किए। तो ये सिलसिला कराची यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है, और इसके कई जो है वो दरख्त हमने जो है शहर कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लगाया है। सिर्फ एक बात करना चाहूँगा राव साहब, वो ये है कि ये फ़न हमें हमारे बुज़ुर्गों से जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिला है। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की जो डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं वो हमें बुलाएं, हम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बोलना एक फ़न है, और हम बताएंगे कि बोलने का फ़न क्या है, बोलना कैसे है, और बोलने का फ़न क्या है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम फ्री के अंदर मौजूद हैं, तो हमसे अगर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये भी है माशाल्लाह। पॉलिटिक्स के अंदर बात भी करें तो जब तक आपको बोलना नहीं आता तो आपका पॉलिटिकल करियर भी नहीं है। आप अगर ऑफिस के अंदर हैं तब भी आप प्रेजेंटेशन देनी है, तब आपको बोलने का हुनर आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी फ़न है। बहुत अच्छी बात की है, बल्कि ये मैसेज है, पब्लिक मैसेज है सभी के लिए कि जब तक आप अपना बोलने का तरीका या सलीका ना हो, आपकी बात नहीं पहुंच सकती। 2016 से आपने स्टार्ट किया, जब समय बहुत छोटा हुआ करता था। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप पेशे की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं या इसके अलावा दीगर शोबों में भी काम करते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 30 साल में मैंने बहुत सारे शोबों में काम किया और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी, क्योंकि हमारा एक स्लोगन है हेल्प फॉर ऑल। तमाम लोगों के लिए मेडिसिन का भी अरेंज करते हैं। इसके अलावा जनाब जो 2 मेडिकल सेंटर है मेरे, उससे भी हम बहुत चैरिटी रेट पर लोगों को देते हैं। इसके अलावा आजकल जो प्रोजेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ वो क्लीन वाटर प्रोजेक्ट है। माशाल्लाह। ये समझ लीजिए कि 9 या 10 महीने पहले किसी ने मुझसे ये कहा कि यार एक हैंड पंप लगा दो, तो मैंने कहा अच्छा चलो लगवा देते हैं। तो वो हम उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर जना वाला बहुत गुर्बत है, कराची के इलाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कराची में काम किया, सरजानी टाउन के वो इलाके, तैसा टाउन के वो इलाके, मंगोपीर के वो इलाके, पुराना गोली मार के वो इलाके, मलीर के वो इलाके जहाँ पानी नहीं था, वहाँ हमने जनाब वाला हैंड पंप लगाना शुरू किया। हमने पहला हैंड पंप लगाया, हमने कहा भाई अब तख्ती नाम बता दो, तख्ती भी लगा दें। कहेंगे नहीं तख्ती की जरूरत नहीं, मैंने कहा नहीं तख्ती लगाएं, क्योंकि मेरे डोनर ज़्यादातर बाहर के थे। तो उन्होंने, मैंने कहा जब भी आओगे ना तो देखोगे भाई ये मेरा हैंड पंप लगा हुआ है, ठीक है ना, एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो लगाया। उसके बाद जनाब वो जो सिलसिला चला, आप बिलीव करें 10 महीने के अंदर 60 हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह, 60 हैंड 10 महीने में। उसमें जनाब हमने समर पंप भी लगाए और हैंड पंप भी लगाए। समर पंप हमने मसाजिद, इमाम बारगाह
اور گریو یارڈ میں بھی لگائے. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ میرے پہ اتنا برڈن ہے, جیسے وہ نہیں ہوتا درزی شبرات میں کہتا تھا یار اب میں کپڑے نہیں لوں گا, تو اب میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو ابھی میں نا ہینڈ پمپ تمہارا نہیں لے سکتا, اب رمضان کے بعد دینا. تو میرے جو اگر میں نے 60 ہینڈ پمپ لگائے, سمر پمپ لگائے, تو 30 سے 35 میں میری بہن جناب 40 میں میڈم میرے ساتھ ہوتی تھی, اور یہ خود جاتی ہیں الحمدللہ ہینڈ پمپ کرتے. تو ایک دن میں 3 ہینڈ پمپ کا افتتاح کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے. اچھا, ایک ہینڈ پمپ پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اگر کوئی مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جڑ کے کام کرنا چاہیں تو ان کی نالج کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک ہینڈ پمپ پہ کتنا خرچہ آتا ہے. یہ ڈیپتھ پہ, جیسے کہ اگر ہم یہاں کر رہے ہیں نا کم سے کم کتنا آتا ہے, زیادہ سے زیادہ؟ جی 100 پہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ تقریباً 1.20 تک آتا ہے. ٹھیک ہے, 1,20,000 تک آتا ہے ہینڈ پمپ پہ. سمر پمپ لگائیں گے تو موٹر وغیرہ لگتی ہے تو 1,40 اور 1,50 بھی ہو جاتا ہے. اچھا, سیکنڈ یہ ہے کہ اگر جیسے ملیٹ جیسے علاقے میں کر رہے ہیں نا تو وہاں بہت ڈیپتھ میں پانی ہے, 250-300 فٹ پانی ہے, تو یہ سمجھ لیں کاسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں کہ وہ جو ڈیپتھ کتنی. اچھا, اگر کوئی شخص ابھی دیکھ رہا ہے آپ کو اور اس میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے تحت کہ آپ کے ساتھ مل کے ایک ہینڈ پمپ لگائے یا اپنے والدین کے سالے ثواب کے لیے لگائے, صدقہ جاری ہے, جب تک پانی پیتے رہیں گے میرے صحابہ کی سنت ہے, غنی کی سنت ہے. صحیح. تو آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکے؟ کوئی اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ بتانا چاہیں؟ میں بتا دیتا ہوں, 0333 2318 912. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے. 0333 2318 912. اس کے ساتھ ساتھ کرامت بھائی میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہم نے PPS روزگار اسکیم بھی شروع کی. اس میں جناب اللہ جو وہ خواتین جو جن کے شوہر نہیں تھے, یتیم بچوں کا ان کو پال رہی تھی, تو ہم نے جناب اللہ ان کو فوڈ اسٹال لگا کے دیے ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ رکشے بھی دیے, اور یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اور ابھی میں نے 25 کے قریب اس رمضان میں الحمدللہ سلائی مشینیں دی ہیں, لیکن میری آپ پوسٹ کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھیں گے سلائی مشین کی, اور راشن ڈرائیو کی بھی نہیں دیکھیں گے. اچھا, چونکہ میں نے خود ابھی کہا لوگوں کو, ناظرین کو, کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں, اور اصول بھی یہی کہ جب بھی کوئی نیک کام کے لیے آپ پہلے دوسروں کو بولیں تو پہلے خود کریں. تو میں آج اپنے پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں, ایک ہینڈ پمپ میری جانب سے آپ لگائیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ بارش کا پہلا قطرہ سمجھ کے اس کی اوپننگ کرنی ہے انشاءاللہ, اور کرنی ہے آپ. بالکل بالکل میڈم کو بھی آئیے گا, وہ کہانیاں بھی سنا دیں گے. بالکل. اگر کہانی نہیں سنائی تو ضرور حاضر ہوں گی. آخری منٹ ہے, ابھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ ہاں, پیغام یہ ہے کہ آخری اشرا جو ہے وہ بس سمجھیں کہ کل سے سٹارٹ ہے. نیکسٹ ایئر پتہ نہیں کون ہو اور نہ ہو, تو جتنی عبادت کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سمیٹ سکیں, وہ ضرور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت پہ جو ہے نا وہ فوکس کریں. بہت خوبصورت پیغام, اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے اسپانسرز کا, جن میں سر فہرست ہے نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا, جن کا کہنا ہے کہ نیلسن پینٹ جو ہے ایکسٹرا کوریج دیتا ہے 25%, یعنی کہ کم پینٹ میں زیادہ ایریا آپ کور کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ شکر گزار ہوں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, بولتی کتابیں, جاوید پبلشرز, گریسفل گرامر اسکول, بسم اللہ ریزیڈنسی بائے میادات ہولڈنگ, ٹائم ویژن مارکیٹنگ, ہر پل تازہ چائے, ریکول سرپ, اور cardsPK.com, جن کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ گھر